नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 508 इकाई 13 का सारांश लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह सारांश में ये पूरे यूनिट का इसमें आपको एक ही वीडियो में मिलेगा और यह जो है इसको समझने के बाद अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ इकाई 13 इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि इसके पहले के यूनिट का क्वेश्चन आंसर दे चुका हूँ, तो मैं इसका नहीं दिया था, सबसे पहले इसका दे रहा हूँ। फिर आगे n इकाई का दूंगा, फिर 509 510 का। मेरे साथ आप बने रहें, इस वीडियो को स्किप नहीं करें तो पूरा समझ में आएगा। लगातार देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सारांश। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूँगा कि यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे का सारांश भी बनाऊंगा। तो 508 इकाई 13 का जो सारांश है, इसके अनुसार आपको जो पढ़ना है, पहला टॉपिक कार्य शिक्षा की विषय वस्तु। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु। दोस्तों, 508 जो है आपका कार्य शिक्षा से संबंधित है। इकाई 13 कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन। इकाई 13 में कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कार्य शिक्षा की विषय वस्तु चुनना पड़ेगा। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु चुनने के लिए आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, कौन कौन सा टॉपिक आप रखेंगे। विषय वस्तु मतलब हो गया कि कार्य शिक्षा में क्या क्या आप पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण, तो देखते हैं उसमें संज्ञा पढ़ाने का रहता है, सर्वनाम रहता है, मुहावरे रहते हैं। उस तरह से आपका कार्य शिक्षा में क्या क्या पढ़ाना है। सबसे पहले कार्य शिक्षा की विषय वस्तु सार्थक उद्देश्य वाला होना चाहिए। यानी वैसी कार्य शिक्षा के लिए गतिविधि का चयन करें जिसका एक अर्थ निकलने वाला उद्देश्य हो, सार्थक उद्देश्य हो। इसमें पहला टॉपिक आप ले सकते हैं स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। यानी मानव के शरीर से जुड़ा हुआ आप टॉपिक ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बीमारी, विभिन्न प्रकार के शरीर का बनावट, इन सभी का अध्ययन आप कार्य शिक्षा के इस विषय वस्तु के अंतर्गत करवा सकते हैं। आहार एवं पोषण। दैनिक जीवन में आहार एवं पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ कि कार्य शिक्षा में वैसे ही विषय वस्तु का चयन किया जाता है जो आपका दैनिक जीवन से संबंध हो, यानी जो दैनिक जीवन में लाभदायक हो। जो दैनिक जीवन में लाभदायक हो वैसे ही विषय वस्तु का चयन आपका कार्य शिक्षा की विषय वस्तु में होता है। जो आपका दैनिक जीवन में उपयोगी हो, जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में बार बार करते हैं, ये आपका लाभदायक हो, वैसी चीज़ों का। जैसे देखिए, जब दैनिक जीवन से संबंधित रहता है उससे क्या मिल जाता है, अनिवार्य जीवन कौशल। जब कार्य शिक्षा करता है तो बच्चों को अनिवार्य जीवन कौशल, जो लोगों के लिए अनिवार्य है, उसके बिना चल नहीं सकता, वैसा जीवन कौशल आपको कार्य शिक्षा के द्वारा बच्चों को देना है। तो आपको ऐसे टॉपिक का चुनाव करना पड़ेगा जो आपका अनिवार्य जीवन कौशल प्रदान कर सके, बच्चों के लिए जीवन कौशल का विकास कर सके। दूसरा बात कि प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो ये कार्य शिक्षा की विषय वस्तु है, यह प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी जो उपयोगी हो प्रत्येक दिनों के लिए। अगला टॉपिक इसमें आ सकता है आसपास की परिस्थितियों से संबंध होना चाहिए। जो ऐसा टॉपिक्स को रखना है कार्य शिक्षा में जो आसपास से संबंधित हो। अब इसमें कौन कौन सा आ सकता है जो मेरे अनिवार्य जीवन कौशल के लिए है, जो प्रतिदिन के लिए मिलता जुलता है, जो आसपास में मिलता है। ये सभी पहला हो गया मेरा स्वास्थ्य, जो अनिवार्य है। यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो व्यक्ति मृत्यु के समान रहता है। आहार पोषण आपका ये अनिवार्य है और प्रतिदिन से संबंधित है, आसपास से संबंधित है। आवास ये तीनों से संबंधित है।
आवास मतलब घर, रहन स्थान। ये जरूरी नहीं कि आवास जब हम बात कर रहे हैं तो केवल मनुष्य की ही, यहाँ पर जितने जीव जंतु हैं सभी का मैं बात कर रहा हूँ। सभी का आहार, पोषण, आवास का बात कर रहा हूँ। परिधान, लोगों का पहनावा, पहनावा के बारे में, यह भी हमारा आजकल क्या कोई बिना कपड़े का रह सकता है? नहीं। जो असामाजिक तत्व होगा वही बिना, या तो पागल होगा, पागल ही आपका बिना कपड़ों का रह सकता है। कपड़ा आज के लिए अनिवार्य और प्रतिदिन का वस्तु बन गया है। संस्कृति एवं मनोरंजन, सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा, यह भी अनिवार्य है। हम सबसे पहले अपना देखते हैं, फिर परिवार देखते हैं, फिर समाज देखते हैं। तो समाज भी एक अंग है मेरा। समाज हमसे जुड़ा हुआ है। इसके लिए समाज सेवा कैसे हो, कहाँ से हो, किस तरीके से हो, ये सभी कार्य शिक्षा हमको सिखलाती है। इसलिए कार्य शिक्षा के विषय वस्तु में इन सभी पाठों का समावेशन होना चाहिए, मिलाकर रखना चाहिए। अब बात थोड़ा आता है कि हम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किताब बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सा पाठ चुनेंगे, कौन कौन सा पाठ देंगे। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन और उपयोग, सामग्री, औजार तथा विधि का प्रयोग, यानी बहुत सारा आसपास के सामग्री होते हैं, उन सभी का उपयोग कैसे किया जाता है, उन सभी सामग्री के बारे में और उसका प्रयोग विधि, ये सभी चीज़। और कार्य अभ्यास, कार्य अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम लोग जो कार्य शिक्षा का उद्देश्य है लोगों में कौशल का विकास करना, कौशल का विकास करना। तो कौशल का विकास कब होगा? जब कोई भी चीज़ को बार बार करेगा तभी। मान लीजिए हम गाड़ी चलाने के लिए एक दिन ट्राई मारे, क्या हम सीख जाएंगे? मेरा गाड़ी चलाने का कौशल विकास हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमको बार बार अभ्यास करना होगा। इसलिए कार्य अभ्यास भी देना जरूरी है आपको, किसमें? कार्य शिक्षा की विषय वस्तु में। अब उसके बाद आता है कुछ गतिविधियाँ जो कार्य शिक्षा में हम लोग करवाते हैं। बहुत सारा गतिविधि है जिसमें से कुछ यहाँ पर मैं दे दिया हूँ जो आपके आसपास से है। यदि उदाहरण देने के लिए कहेगा तो आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको चुन के लिया हूँ जो सभी कोई इसको जानता है। पर्यावरण स्वच्छता में हाथ बटाना, यानी साफ सफाई, आपके गली मोहल्ले की साफ सफाई, चापाकल, पानी यानी पेयजल की साफ सफाई, या कहीं की साफ सफाई के बारे में या तो जागृत लोगों को करना, नाटक के द्वारा, भाषण के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा, यानी ये स्वच्छता से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद साफ सफाई विद्यालय की भी एक, या विद्यालय की साफ सफाई करवाना, ये सभी एक गतिविधि हो जाएगा आपका कार्य शिक्षा के रूप में। मिट्टी के बर्तन बनाना और मूर्ति बनाना, ये सभी चीज़ें भी आपका ये कार्य शिक्षा के लिए गतिविधि हो सकता है। पेड़ पौधे लगाना व देखभाल करना, ये विद्यालय स्तर में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, बगीचे के रूप में हो सकता है। ये सभी काम हम सभी जानते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना। यदि उदाहरण के साथ पूछा जाएगा तो इन सभी चीज़ों को देख करके इसमें क्या आवश्यक वस्तु लगेगा, कैसे प्रक्रिया होगा, कैसे करेंगे, इसके बारे में आप सभी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ गतिविधि लिख दिया। उसके बाद आता है सामग्री, औजारों तथा प्रविधियों से प्रयोग। सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे, औजारों का प्रयोग कैसे करेंगे, और प्रविधि कौन सा विधि रहेगा। तो कार्य विधि में दैनिक जीवन से संबंधित सामग्री, औजारों के प्रयोग विधि करवाया जाता है, यानी जो दैनिक जीवन से संबंधित है वैसे सामग्री का हम चयन करेंगे, वैसे औजारों का चयन करेंगे, वैसे प्रविधियों का चयन करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित नहीं है उनका चयन न के बराबर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कार्य शिक्षा से संबंधित है और कार्य शिक्षा आपका दैनिक जीवन से संबंधित है। तो दैनिक जीवन से संबंधित होने वाले सामग्री, औजार, प्रविधि का चयन करना चाहिए और इसको प्रयोग करने की विधि सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करवाना चाहिए। तरह तरह के अभ्यास करने के लिए तरह तरह के गतिविधि दिया जा सकता है। जब तरह तरह के गतिविधि देंगे तो लोग अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो उनमें एक जो कौशल है वह कौशल का विकास होगा जो भविष्य में इसके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। दोस्तों, चाहे हम
छोटा काम करें या बड़ा काम करें, लेकिन आपको औजार, सामान यानी सामग्री और तकनीकी यानी करने की विधि आपको ज़रूरत पड़ेगा। निश्चित रूप से ये 3 चीज़ के बाद ही कोई गतिविधि को आप सफल संचालित कर सकते हैं। यदि आपके पास औजार नहीं है, यदि आपके पास आवश्यक सामग्री नहीं है और आपको यदि 2 चीज़ मिल भी जाए और आप कैसे किया जाता है वह विधि नहीं जानते हैं, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गतिविधि संचालित करने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ के बिना हम कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय स्तर पर कुछ गतिविधि कराना चाहते हैं, इसके लिए कौन कौन सा सामग्री हो सकता है, कौन कौन सा सामग्री हो सकता है, कौन कौन सा संसाधन हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, पुराने कागज़ हो सकते हैं, पुराने अखबार हो सकते हैं, बाँस हो सकता है, पत्ते, कपास, कपड़े की पुरानी कतरनें, सफाई वाली गतिविधि करा सकते हैं, गुलदस्ता बनाने वाला गतिविधि करा सकते हैं, फ्रेम बनाने वाला गतिविधि करा सकते हैं। ये सभी चीज़ आसानी से उपलब्ध होने वाला है। इसके लिए ज़्यादा लागत नहीं आने वाला है, कम लागत में, कम खर्चे में इसको हम कर सकते हैं। इसलिए सामग्री के चयन में इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है कार्य अभ्यास। अब कार्य अभ्यास क्या है? देखिए, जब हम स्वयं करते हैं, तो अभ्यास होता है। मान लीजिए हम देख रहे हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति राम है या कोई काम कर रहा है, तो ये अभ्यास नहीं होगा। यहाँ पर केवल आप देख रहे हैं। जब स्वयं आप करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, तभी ये आपका अभ्यास कहलाएगा। तो अपने अनुभव, इसमें जब अपने हाथों से करते हैं तो क्या होता है कि अपने अनुभव का उपयोग करते हैं। जो हमने देखा था उसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। उस जो मेरे पास ज्ञान है, जो कौशल है, उसका उपयोग करते हैं। जब हम अपने ज्ञान कौशल का उपयोग करते हैं तो मेरा एक कार्य अभ्यास कहलाता है, मेरा अभ्यास होता है। कार्य अभ्यास होने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे कार्य अभ्यास स्वयं करते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, कार्य के महत्व को समझते हैं। कामगारों, जो मजदूरों के प्रति प्रेम, भाईचारा है, ये उत्पन्न होती है। क्यों? देखिए, जब बच्चे स्वयं काम करते हैं ना, तो काम करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष और ये जो मेहनत है, इसको बच्चे तब समझ जाते हैं। जो कभी कोई काम किया नहीं, वो काम करने में कितना दर्द होता है, कितना मेहनत करनी होती है, वो अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन जब बच्चे कार्य स्वयं करते हैं, कार्य अभ्यास करते हैं, तो उन्हें संघर्ष और मेहनत और दर्द का अनुभव होता है। जब ये सब अनुभव होता है तो मजदूरों के प्रति उनका एक व्यवहार बदल जाता है, प्रेम का व्यवहार आ जाता है, भाईचारा का व्यवहार आ जाता है, सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो कार्य अभ्यास करवाना चाहिए। कार्य अभ्यास से काम का महत्व को समझते हैं, काम के महत्व को, कि काम इस करने में, कोई भी काम को करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई काम पूरा होता है, कोई गतिविधि पूरा होता है, तो वो काम के महत्व को समझेंगे। जब तक बच्चे स्वयं नहीं करते हैं तब तक काम के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, उनको अनुभव नहीं हो पाता है कि इसको करने में कितना दर्द, मेहनत, संघर्ष लगा होगा। इसलिए बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, कार्य के महत्व को समझाना चाहते हैं, लोगों में प्रेम, भाईचारा का एक अच्छा आदत विकास करना चाहते हैं, तो बच्चों को कार्य अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक आपका आता है, यह है समूहीकरण। कोई भी गतिविधि जब हम लोग संचालित करते हैं, मान लीजिए 40 बच्चों का एक आपका क्लास है, एक वर्ग में आपके पास 40 बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक कोई गतिविधि कराना है, तो एक साथ में 40 बच्चों को उस गतिविधि में नहीं लगा सकते हैं। कितना भी बड़ा गतिविधि होगा, 40 बच्चे एक साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं, चाहे वह 5 बच्चे का हो या 6 बच्चे का हो या 8 बच्चे का हो या 10 बच्चे का हो। इस तरह से छोटे छोटे समूह में हम लोग बांट देते हैं। ये जो छोटे छोटे समूह होता है, इन समूह के द्वारा हम लोग गतिविधि को करवाते हैं। तो जो समूह बांटते हैं,
जो 5 का समूह या 10 का समूह या 15 का समूह जो बनता है, ये हम लोग कैसे करते हैं, किस आधार पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले समूहीकरण करने के लिए, समूह बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए आपको गतिविधि के उद्देश्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, जब गतिविधि के उद्देश्य को समझ जाएंगे तभी आप समूहीकरण कर पाएंगे। गतिविधि से बच्चे क्या सीखेंगे, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो पर्सनल बातें होना चाहिए, तो इसमें समूह नहीं बनेगा। यदि समूह में कार्य करने जैसा उद्देश्य है तभी तो समूह बनेगा। तो आपको जो गतिविधि आपने चुना है, उस गतिविधि का उद्देश्य आपको सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा, और इस उद्देश्य के आधार पर हम समूह बनाएंगे, बड़ा समूह या फिर छोटा समूह। छोटा समूह 5 बच्चे का, बड़ा समूह 10 या 15 बच्चे का, ये उद्देश्य पर निर्भर करता है। गतिविधि का प्रकार, आप कौन सा गतिविधि कराना चाह रहे हैं, वह भी गतिविधि के प्रकार पर आपका निर्भर करता है कि समूहीकरण कैसा होगा। मान लीजिए आप बागवानी के लिए समूहीकरण करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे सकते हैं। यह गतिविधि का एक प्रकार हो सकता है, जिसमें मान लीजिए पानी लाना, दूसरा निराई गुड़ाई करना, इसका बाड़ वगैरह लगाना। तो अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग काम दे सकते हैं। गतिविधि में लगने वाला समय के अनुसार आपका जो गतिविधि है यह कितने दिनों तक चलने वाला है, यह भी आपको समूहीकरण में मदद करता है। स्थान के अनुसार, मान लीजिए आपके पास बैठने का 5 ही बच्चे का जगह है और इस गतिविधि करने के लिए 20 बच्चा भेज देंगे तो बैठ पाएगा एक साथ, गतिविधि नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आपके पास उपलब्ध स्थान है, उपलब्ध स्थान के अनुसार आपको समूहीकरण करना पड़ेगा। उपलब्ध स्थान के अनुसार छोटा या बड़ा समूह आप बनाएंगे। आपके पास किस तरह का संसाधन उपलब्ध है, किस तरह के उपकरण उपलब्ध है, किस तरह के औजार उपलब्ध है। मान लीजिए आपने जो गतिविधि चयन किया है उसको करने के लिए औजार मान लीजिए आपके पास 5 ही है और आपके पास 40 बच्चे हैं, तो क्या एक साथ सभी बच्चे कर पाएंगे? यहाँ झगड़ा हो जाएगा, ये इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा, चारों तरफ झगड़े। तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 औजार है तो 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। एक बार 5 बच्चा जाएगा, फिर 5 बच्चा जाएगा, फिर 5 बच्चा जाएगा, फिर 5 बच्चा जाएगा। तो यहाँ पर हमको संसाधन कितना है, हमारे पास उपकरण कितना है, हमारे पास औजार कितना है, यह सब भी हमको देखना पड़ेगा। जितना औजार है उस अनुसार से भी हम कर सकते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में औजार है, जगह है, संसाधन और जो वस्तुएं हैं चाहिए वो सभी कुछ है, तो हम बड़ा टीम बना सकते हैं, बड़ा समूह बना सकते हैं, बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर कक्षा अनुसार भी बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे समूह होता है जो कक्षा के अनुसार, मान लीजिए आपको भ्रमण पर ले जाना है, क्षेत्र भ्रमण पर, तो आप ये विषय आधारित और कक्षा आधारित है, इसमें पूरे कक्षा को एक साथ ले सकते हैं। या फिर कक्षा आपका जो एक गतिविधि है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रातःकालीन सभा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा में यहाँ समूह नहीं करते, यह भी एक गतिविधि है। यहाँ पर एक ही समूह में सभी बच्चे एक साथ गतिविधि को पूरा करते हैं, तो ये मिला जुला हो गया। अच्छा, यानी ये जो आपका हुआ ये पूरा, यानी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा गतिविधि पूरे कक्षा के लिए एक साथ हो सकता है, कौन सा गतिविधि पूरे विद्यालय के लिए हो सकता है, कौन सा गतिविधि आपको छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जब आप ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बनाते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी तेज बच्चों को एक ही ग्रुप में नहीं रखना पड़ेगा। यदि आप सभी तेज बच्चों को एक ग्रुप में रखते हैं तो क्या होगा कि दूसरे जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको हेल्प नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब आप ग्रुप बनाएंगे तो ध्यान में रखना है कि एक तेज बच्चा है तो 4 कमज़ोर बच्चों का साथ देना चाहिए, फिर इसमें भी एक तेज बच्चा दीजिए, 4 कमज़ोर बच्चा दीजिए। तो इस तरह से मिला जुला, जब सभी मिला जुला रहेंगे तो इससे सभी को लाभ होगा और बेहतर तरीके से सीखेंगे, बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट आएगा।
चलिए आगे और देखते हैं दोस्तों। आगे का टॉपिक है गतिविधि यानी कार्यकलाप का समय निर्धारण। आप कोई भी गतिविधि का समय कितना देंगे, 10 मिनट देंगे, 1 घंटा देंगे, या 1 दिन देंगे, या 10 दिन देंगे, कैसे आप समय का निर्धारण करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो गतिविधि में समय का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले गतिविधि का प्रकृति आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा गतिविधि है और किस तरह का है। कुछ ऐसे गतिविधि होते हैं जो 10 मिनट में ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे गतिविधि होते हैं जो पूरा एक कक्षा यानी 45 मिनट तक चल सकता है। कुछ ऐसे गतिविधि होते हैं जो दिन भर चल सकता है। कुछ ऐसे गतिविधि होते हैं जो आपका 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी चल सकता है। तो वो आपको गतिविधि के प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप इस गतिविधि के लिए कितना समय देने वाले हैं। फिर दूसरा चीज़ है उद्देश्य। जो गतिविधि के लिए, कोई भी गतिविधि के संचालन के पहले हम लोग गतिविधि का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में कितना दिन लगेगा, इन सभी चीज़ों पर भी, या कितना समय लगेगा, ये हमको देखना पड़ता है। प्राप्त परिणाम, आप परिणाम कितना प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक गतिविधि चयन किया जो आपका गुलदस्ता बनाने का है। गुलदस्ता, अब ये गुलदस्ता मान लीजिए आपने सोचा 1, किसी ने सोचा 5, तो एक गुलदस्ता आप चाहते हैं तो कम समय लगेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं 10 गुलदस्ता, प्राप्त परिणाम 10 होना चाहिए, तो समय तो अधिक देना पड़ेगा। तो आपका प्राप्त परिणाम कैसे हो सकता है। कुछ क्रियाकलाप विद्यालय में ही होता है, कुछ उसी का शेष भाग, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो कुछ भाग आपका विद्यालय में हुआ और कुछ भाग आपका कहीं बाहर, विद्यालय से बाहर हुआ। जैसे मान लीजिए आप एक सर्वे करने के लिए दे रहे हैं बच्चों को। सर्वे करना है कि किस घर में कितने मोटरसाइकिल यूज करते हैं, या फिर कितने संख्या परिवार में, यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इसको देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सर्वे कराना चाहते हैं, तो कुछ बातें आपको यहाँ पर जो बताया जाएगा विद्यालय में। उसके बाद आपको घर घर जा कर के परिवार का आंकड़ा लेना होगा। ये आपका बाहर हो गया। तो कुछ होते हैं जो केवल बाहर में होते हैं, जैसे भ्रमण। आप चले गए जंगल भ्रमण पर, बच्चों को ले गए हैं, या कोई प्राकृतिक, या फिर पोस्ट ऑफिस, या फिर बैंक, या फिर बाजार, जब यहाँ पर ले गए हैं तो ये तो बाहर का ही हो गया। तो इसमें आपका समय 1 दिन का लग सकता है। सर्वे वाला समय 5-10 दिन तक लग सकता है। तो समय का निर्धारण करने के लिए हमको प्रकृति, उद्देश्य और प्राप्त परिणाम पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब कार्यकलाप के लिए स्थान का निर्धारण करना है कि स्थान का चयन कैसे करें। कुछ ऐसे होते हैं गतिविधि जो विद्यालय में ही संपन्न होते हैं, कुछ घर पर होते हैं, कुछ गांव देहात में जाना पड़ता है। अब इसके लिए हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो कार्यस्थल है विद्यालय से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा दूर होगा तो आने जाने में ही समय नष्ट हो जाएगा, तो मेरा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए कार्यस्थल को अधिक से अधिक हमको चाहिए कि यह नज़दीक में हो। कार्यस्थल की प्रकृति कैसी है, मान लीजिए कौन सा आपने गतिविधि चयन किया, मान लीजिए आपने भ्रमण का गतिविधि चयन किया, तो इसके लिए तो ये जंगल ही आपका चुनना पड़ेगा, या फिर नदी, पहाड़, बैंक, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, ये सभी यानी किस तरह का। मौसम पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए ठंडा का मौसम है और इसका स्थान ठंडे जगह में चुन लिए हैं जहाँ बर्फबारी होती है, तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। बच्चे ठंड से कांपेंगे, इन्हें ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमको मौसम पर भी ध्यान देना होगा। अब मौसम, आज पानी बरस रहा है और आप ले जाएंगे नदी की ओर क्षेत्र भ्रमण के लिए,
तो ये भी दिक्कत है। तो हमको मौसम पर भी ध्यान देना है और बच्चों की संख्या पर भी स्थान, यानी जो आप एक गतिविधि करा रहे हैं, यह गतिविधि कराने के लिए कितने बच्चे हैं आपके पास, उस तरह से मान लीजिए 40 बच्चों का एक मेरा ग्रुप है तो बड़ा स्थान चाहिए, यदि 5 बच्चों का ग्रुप है तो छोटा स्थान चाहिए। तो बच्चों की संख्या भी निर्भर करता है। अभी अंतिम टॉपिक है कार्य शिक्षा के लिए सामग्री का चयन। यह बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको कार्य शिक्षा के लिए सामग्री का चयन करना है तो सबसे पहले हमको प्राकृतिक वस्तुओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्राकृतिक वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे बाँस हो गया, पत्तियाँ हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, बीज हो गया, पेड़ हो गया वगैरह वगैरह, मिट्टी हो गया, रेत हो गया, बालू वगैरह, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों को लोग इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, आसानी से मिलने वाला चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत कठिन मेहनत के बाद वह सामग्री मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम लागत वाली सामग्री, जैसे कुछ सामग्री हमको खरीद के भी लाना पड़ रहा है तो उसमें हमको कम लागत वाली सामग्री का ही चयन करना चाहिए। जैसे रस्सी, फित्ता, गोंद, आपका जो फेविक्विक वगैरह होता है, कैंची, ये सब कम लागत वाली होनी चाहिए। घर का जो अनुपयोगी सामग्री है उसको भी हम इसमें कार्य शिक्षा में लगा सकते हैं। जो फेंका हुआ सामग्री है घर में जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, जैसे खाली डब्बा आपको मिल गया, पुराने कपड़े मिल गए, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो घर में फेंका हुआ रहता है जिसका कोई उपयोग नहीं करता है, उन सभी वस्तुओं का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, कार्य शिक्षा के लिए ला सकते हैं। पर्व त्यौहार के बाद बहुत सारा सामग्री बच जाता है, जैसे फूल माला जो चढ़ा या उपयोग हुआ, सजावट के जो सामान उपयोग हुए, इन सभी चीज़ों को, सजावट के लिए कपड़े जो उपयोग हुए, फॉर्म उपयोग हुआ, वे सभी चीज़ों को आप कार्य शिक्षा के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं। ये सभी सामग्री यदि हम चयन करते हैं तो विद्यालय के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। ये मेरा पर्यावरण इको फ्रेंडली है, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपका लाइक ही जो अगला इकाई का सारांश होगा आपके लाइक पर निर्भर करेगा। मैं इसमें 5000 लाइक रखा हूँ। आप लोग बहुत सारे वीडियो में मेरा 5-5 हज़ार लाइक को पूरा किए हैं और इस वीडियो में भी आप पूरा करेंगे, मुझे आशा है। तो इसको 5000 व्यू, जितना व्यू उतना आप लोग लाइक करें, जितने व्यू उतना लाइक करें। फिर मैं आप लोग कमेंट में बताएं कि कौन सा यूनिट का सबसे पहले सारांश दूं। आप लोग जो कमेंट करेंगे उसी का मैं आपको सारांश वीडियो दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय